नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार, संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया अमल में। मनरेगा को खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस का भाजपा पर तीखा प्रहार। भारतीय किसान यूनियन 26 जनवरी को करेगी ट्रैक्टर परेड, बड़े आंदोलन का ऐलान। बीमारियों की रोकथाम है उपचार से बेहतर, कहा डॉक्टर करण पुनियन। घने कोहरे व शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, फसलों पर पड़ रहा बुरा असर। वार्ड नंबर 16 में गहराया पेयजल संकट, प्रशासन पर अनदेखी का लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने नशे के व्यापार से कमाई गई संपत्ति को अटैच करके नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार किया है। इस बारे में डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि नशा बेचकर अर्जित की गई संपत्ति को भी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अटैच करने का प्रभावी कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत बावड़ी गेट निवासी एक नशा तस्कर की संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि नशा बेचकर अर्जित की गई संपत्ति को भी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अटैच करने की प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इन निर्देशों के तहत जिला पुलिस भिवानी नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति पर पूरी सख्ती से कार्य कर रही है। इसी क्रम में थाना पुलिस तोशाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला नशा तस्कर द्वारा मादक पदार्थ बेचकर अर्जित की गई संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत अटैच करने की प्रक्रिया अमल में लाई है। अटैच की गई संपत्ति में सोने चांदी के आभूषण, घर में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान व फर्नीचर शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में बावड़ी गेट निवासी को 9 किलो 666 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी द्वारा नशा बेचकर अर्जित की गई संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। इसी कड़ी में आरोपी के घर से 5,70,000 नगद, 10 तोला सोना, आधा किलो चांदी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ये तो शाम जो थाने के अंदर 7/1/25 को जिन्नू पत्नी रोशन निवासी वार्ड नंबर 16 तो शाम जो 10.85 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये विचुअल जो ये एनडीपीएस का काम करते थे, इनके अंदर जो इनके पति है रोशन लाल पुत्र रतन सिंह जो आतंक अपराधी, इसके विरुद्ध 27 अभियोग दर्ज है। तो इसी कड़ी के अंदर इसने 10.85 ग्राम जो ये लेडीज़ है, इसने भी हीरोइन का जो ये काम करती थी ये पकड़ी गई थी। तो हमने 68F एनडीपीएस एक्ट की धारा है उसके तहत इनकी संपत्ति भी इनके साथ अटैच की, जिसके अंदर सोना है, चांदी है और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फर्नीचर है, ये हमने अटैच किए। क्या क्या सामान इसमें है? कितनी इसके अंदर राशि का अभी तक मैं आपको पूरा मोटा मोटा ये बता सकता हूँ, सोना चांदी और वो है, जैसे मेरे सामने आएगी इसके अंदर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 2 मामले थे सर, 1 मामला है? ये एक मामला और है जो हमारी सीआईए टीम द्वारा नशा तस्करी एफ की इसमें भी कार्रवाई हमने की है। जो ये मामला है 9/1/25 का जो गौरव उर्फ मिट्टू पुत्र सरजीत वासी वाणीखेड़ा 9.666 ग्राम गांजा के सहित हमने इसको गिरफ्तार 9 किलो 666 ग्राम मादक पदार्थ गांजा है, उसमें हमने सफलता हासिल की है। गौरव मिट्टू के एनडीपीएस के एक्ट की धारा 68F के तहत पे हमने कार्रवाई की है। इसके अंदर हमने 5,70,000 नगद जो बरामद किया है, 10 तोला के करीब हमने गोल्ड है और आधा किलो के करीब हमने इसमें चांदी रिकवर की है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जानबूझकर कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। रोहतक रोड पर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों का हक छीन रही है। यह योजना ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। शहरी ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष
प्रदीप जोगी ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलने की अपील की है। वहीं ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो वे ग्रामीण स्तर पर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जानबूझकर कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार न केवल गरीबों का हक छीन रही है बल्कि गांधीवादी विचारधारा को भी मिटाने की साजिश रच रही है। बघेल ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सुनियोजित तरीके से इसके बजट में कटौती की है। बघेल ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार गरीबों के रोजगार पर हमला कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूल्यों और गरीबों के हक की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलें। वहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलना सरकार की सोची समझी रणनीति है। और जो ये महत्वपूर्ण मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं और हमारे पीछे जो भिवानी जिले के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सारे साथी आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं के अधिकारों को कुठाराघात कर रही है और उसको छीनने जा रही है। उसी संदर्भ में इन्होंने जो नरेगा की स्कीम को धीरे धीरे करके जो बंद करने का जो षड्यंत्र रच रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी सतत प्रयासरत है और हम लोग संघर्ष करेंगे कि जो हमारी 4 मांगे हैं वो 4 मांगे मानी जाए। इसी संदर्भ में आज हरियाणा के प्रत्येक जिले में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी विधिवत शुरुआत हो रही है। इससे पहले 8 तारीख को हमारी प्रदेश लेवल पर प्रेस वार्ता हुई थी और आज प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पर चल रही है। तो इसके साथ ही और हम लोग इसको आगे बचाने के लिए चाहे हम प्रत्येक वार्ड लेवल पर चाहे हम प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर इसको आगे करेंगे और ये हमारा लंबा कार्यक्रम रहेगा जब तक कि जनता को पता ना लग जाए कि भाजपा किस तरीके से सुनियोजित तरीके से नाम बदलकर उसकी फंडिंग को चेंज करके वो नहीं चाहती कि जो मजदूरों को यूपीए सरकार ने जो 2005 में जो ये स्कीम लेकर आई थी उस स्कीम को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार बात करते हैं और जो बात करते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा काम करते हैं। तो इसी संदर्भ में इन्होंने मनरेगा को जो फंडिंग की बात की कि 40% फंड राज्य सरकार वहन करेगी और 60%, जबकि पहले यूपीए सरकार में ऐसा नहीं होता था। यूपीए सरकार में अधिकतम फंड केंद्र सरकार ही देती थी। जब राज्य सरकारों के पास फंड नहीं होगा तो कैसे उनकी मजदूरी मिलेगी, 100 दिन का जो उनका काम था वो कैसे मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि किस तरीके से नाम बदलने के साथ साथ वो महात्मा गांधी जी जो जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया जिनके नेतृत्व में, और उनका नाम बदलने के साथ साथ वो सुनियोजित तरीके से मजदूरों के और किसानों के जो हक पे बात कर रही है, जो कुठाराघात कर रही है सुनियोजित तरीके से, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बार बार बात करती है। जो उन्होंने हमें जो 100 दिन का पहले काम मिलता था वो अब उनके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके साथ ही हर गांव में कानून की जो कानूनी गारंटी मिलती थी वो केवल सरकार अपने हिसाब से देगी। इसका मतलब जो पंचायत स्तर का काम था, जो नीचे के लेवल का काम था, वो काम खत्म हो रहा है और ये ऊपर से काम थोपा जाएगा। जो जिस तरीके से सरकार कहेगी उस तरीके से काम होगा। कांग्रेस नहीं बरगला रही, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, किसानों की आवाज उठाई और आखिरी में किसान सही हुए और मोदी सरकार ने फैसला वापस लेना पड़ा। अब आप एक बात बताइए जगबीर जी, आप यहाँ बैठ के कैसे बता सकते हो केरला के किसी काम में क्या जरूरत है? दिल्ली में बैठे अफसर वो कैसे बताएंगे कि भिवानी में बामड़ा गांव में या तुसाम के दिनोद गांव में क्या काम होना है? ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। 40% इन्होंने हरियाणा सरकार किसी भी सरकार को स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो कहां से देगी भाई? उनके पास पैसा ही नहीं है। तो वो पैसा नहीं देगी तो ये अधर में लटक जाएंगे। और जो ये मजदूर हमारे गांव में रहते थे, आज आप हुड्डा साहब ने भी बोला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 8 लाख मनरेगा मजदूरों को
सिर्फ 2100 लोगों को मजदूरी दी गई। ये कोई जवाब नहीं देते और ये नए नए कार्यक्रम लेके आते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश इनकी छिपी होती है। आप देखो, एक बात सर बताना भूल गए, इन्होंने इसमें एक लाइन डाली है कि कोई भी प्रधानमंत्री की कोई योजना के तहत काम चलते, जो पूरे देश में आज 1100 काम चल रहे हैं, वो सारे बड़े ठेकेदारों के पास है। तो इन्होंने इसमें एक लाइन डाल दी कि मनरेगा के मजदूर उस ठेकेदार के थ्रू काम कर सकते हैं मनरेगा का, यानी कि पैसा तो देगी सरकार और फायदा मिलेगा उन बड़े ठेकेदारों को। ये बहुत सी चीजें हैं। हम जब गांव गांव में गली गली में जाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे। आज आज आ रहा है, ये कानून हो चाहे दूसरे हो, चाहे बीज वाला कानून हो, आप इन सब कानूनों को अगर देखो, सारी की सारी पावर केंद्र अपने पास ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे जब अभी एक पत्रकार भाई ने सवाल किया था कि बात करते संविधान बताने की, हमारे संविधान का एक सबसे ज्यादा अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो ये है फिड्यूशियरी स्ट्रक्चर की। स्टेट अलग तरीके से काम करेगा, केंद्र अलग तरीके से काम करेगा। हमारे एक स्टेट लिस्ट अलग है संविधान में, सेंटर की लिस्ट अलग है और कंकरेंट लिस्ट अलग है। फेडरल सिस्टम धीरे धीरे अभी, हाँ, फेडरल सिस्टम, धीरे धीरे फेडरल सिस्टम को चेंज कर कर ये एक ऐसी भावना सी बनती दिख रही है मुझे कि सब सारा कंट्रोल सेंटर के पास में आ जाए। तो फिर क्या स्टेट लिस्ट भी हटा देंगे धीरे से, कंकरेंट लिस्ट का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। फेडरल सिस्टम की जो एक सबसे बड़ा आधार है, आप उसी को अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या? अगर पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें, ये फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे इसके पीछे जो इसकी रीजनिंग है वो ये है कि अब जैसे आपके दफ्तर का की क्या समस्या है वो आपको पता है, वो दूसरे जो पत्रकार महोदय हैं उनको भी नहीं पता कि आपके दफ्तर की क्या समस्या है। उसी तरीके से हर गांव की, जिस तरह प्रदीप भाई ने बताया, हर गांव की समस्या अलग है, हर प्रदेश की समस्या अलग है, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इसीलिए विधायक बनते हैं। तो जब इन सब चीजों को अब सबसे छोटे लेवल पर अगर कोई मुखिया है तो वो सरपंच है। आप सरपंच के पास से पावर ले रहे हैं। आप पहले आपने देखा भी था, पहले जब ये कोविड के बाद में हुआ था, सरपंचों ने उस चीज को लेकर कितना बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था। और खैर आज बात दूसरी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता ज्यादा, परंतु ये एक जो केंद्र की या भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंशा सामने आती है कि सारा कुछ सारी पावर हम केंद्र में पकड़ के रखें, ताकि सब केंद्र की तरफ मुंह ताक के देखते रहें। और केंद्र की अगर इच्छा होगी तो हरियाणा का फायदा होगा, केंद्र की अगर इच्छा होगी तो राजस्थान का फायदा होगा। एमएसपी व खरीद गारंटी कानून, किसानों और मजदूरों को कर्ज के जाल से पूरी तरह से मुक्त करने, बीज कानून और बिजली एक्ट को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर परेड करते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान और किसान नेता राकेश आर्य ने कहा कि सरकार किसानों और मजदूरों की अनदेखी कर रही है। किसानों और मजदूरों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। किसान नेताओं ने सरकार पर किसान व मजदूरों के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान ने कहा कि किसान और सरकार की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि जब तक गांव-गांव में भारतीय किसान यूनियन की पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ा जा सकता। बैठक में भारतीय किसान यूनियन ने स्पष्ट किया कि 2026 का साल किसान और मजदूर अधिकारों की रक्षा का वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी व खरीद गारंटी कानून, किसान और मजदूरों को कर्ज के जाल से पूरी तरह मुक्त करने, सीड एक्ट और बिजली एक्ट को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी को जींद के शहीद स्मारक से होगी। उस दौरान हजारों ट्रैक्टरों के साथ भव्य परेड निकाली जाएगी और शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराया जाएगा। संगठन के विस्तार के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारे इस तरह के कार्यक्रम जारी रखते हैं। आज उसी कड़ी में आज हम भिवानी पहुंचे हैं और हमारे भिवानी के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं और इसमें हमने हिसार से और जींद के भी हमारे प्रतिनिधि इसमें आज मीटिंग में शामिल है। और संगठन मजबूत हो, क्योंकि किसानों का बहुत बुरा वक्त सरकार की गलत नीति ने कर दिया है। कोई फसल खरीद की बात नहीं है, कोई मजदूरी की बात नहीं है। इस तरह के हालात में संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और हमारे राकेश आर्य जी हैं, आज इन्होंने ये बैठक का आयोजन कराया और हम
अभी संगठन के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं और जल्दी यहाँ भिवानी में एक और दादरी में भी जिले में दोनों में एक सशक्त अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे और मजबूती के साथ सबको जिम्मेदारी देंगे ताकि प्रबल तरीके से किसान का आंदोलन आगे बढ़े। समस्या किसानों की है कि खेती पे आगे संकट है। सरकार जिस तरह की नीतियां लेकर के आ रही है वो किसानों को बर्बाद करने वाली है और मंडी खत्म की जा रही है। सीड एक्ट जो कंपनियों का कब्जा होगा वो पार्लियामेंट में पास करने वाले हैं। बिजली बिल है जो प्राइवेट सेक्टर में जो व्यापारियों को दे दी जाएगी, व्यापारी अपने ढंग से काम करेगा। और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून आज तक सरकार ने नहीं बनाया, उस पर हमारी लड़ाई है। तो आज भारतीय किसान यूनिटी के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी पूरी टीम के साथ ये अपने फार्म हाउस पे आए हैं और यहाँ पे हमने इनका स्वागत किया है और आगे के संगठन विस्तार के लिए जो भिवानी और दादरी में जो भी मजबूती बन पाएगी उसी हिसाब से आगे इस पर चर्चा होगी। अभी कुछ साथी और आने हैं तो बैठ के आगे जो भी चर्चा होगी उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और बाकी अब तो जो मान साहब ने जानकारी दी है विशेष करके किसान आईडी के बारे में, इसको किसानों से अपील है उसके बारे में जागरूक करना है और इस आईडी को ना बनवाएं किसान, और इस लड़ाई को एक साजिश के तहत बनवाई जा रही है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का हृदय रोगियों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बारे में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्ण पूनिया ने हृदय रोगियों को सर्दी से विशेष बचाव करने की सलाह दी है। डॉक्टर पूनिया ने हृदय रोगियों को अत्यधिक ठंड और कोहरे में सुबह जल्दी सैर पर नहीं जाने और सर्दियों में तले भुने व ज्यादा नमक वाले भोजन को नहीं खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को सीने में भारीपन या तेज दर्द, सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई आती है तो तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी जांच करवाएं ताकि भविष्य में हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सके। वंदना हार्ट स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्ण पूनिया ने सर्दियों में दिल की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि अत्यधिक ठंड और कोहरे में सुबह जल्दी सैर पर जाने से बचें। जब धूप निकल आए या तापमान थोड़ा बढ़ जाए तभी बाहर निकलें। शरीर को गर्म रखने के लिए एक मोटे कपड़े की जगह अनेक पतली परत के कपड़े पहन सकते हैं, इससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी। सर्दियों में तले भुने और अधिक नमक वाले भोजन से बचें। संतुलित आहार लें जिसमें साबुत अनाज, फल और हरी सब्जियां शामिल हों। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग ठंड से बचने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, लेकिन यह रक्तचाप बढ़ाकर दिल के दौरे का खतरा पैदा कर देती है। उक्त रक्तचाप और मधुमेह के मरीज नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें और दवाओं में कोई भी किसी तरह की लापरवाही न बरतें। हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सीने में भारीपन या तीव्र दर्द, सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई, हृदय गति का अचानक बहुत तेज या अनियमित होना, अचानक चक्कर आना या बेहोशी छाना आदि लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि रोकथाम ही उपचार से बेहतर है। रोजाना हमें कम से कम 30 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए और तनाव मुक्त जीवन हृदय को लंबी उम्र प्रदान कर सकता है। लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने हृदय का, अपने शरीर का ख्याल रखें। इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की वॉक से जिन लोगों की आयु ज़्यादा है उनको बचना चाहिए। अपने कान ढक के रखने चाहिए, स्वेटर पहननी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को ये पता है कि भाई उनको ऐसा विश्वास है उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो गलतफहमी में है। कोरोना के बाद में किसी भी आयु के व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है सुबह और शाम के टाइम जब ठंड हो उससे अपना बचाव करें। वैसे तो कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था उनका बहुत से लोगों का बचाव हुआ है। वैक्सीनेशन के अंदर जो मरे हुए कीटाणु होते हैं कोरोना के, वो उसके द्वारा उसका कंपोजिशन होती है और वो भी कहीं ना कहीं ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हार्ट के अंदर नसें ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन ये भ्रांति मात्र है। ज़्यादा कोरोना की वजह से हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज हुई थी और थोड़ी हुई थी वो अब उम्र के साथ बढ़ रही है और उनके बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। हमारी स्टडीज में देखा गया है कि लोग बाग धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यंग व्यक्ति, डांस करते हुए बच्चे, दौड़ते हुए बच्चे, वर्जिश करते हुए बच्चे, बड़े बूढ़े चलते चलते
उनको कोलैप्स होकर मर रहे हैं और उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। यदि मौके पर ऐसा मिल जाए तो उनका बचाव हो सकता है, लेकिन लोगों को इस बारे में अज्ञानता है, इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ में खान पीन का ध्यान बहुत आवश्यक है। इस समय सर्दी के टाइम में ज़्यादा प्रोटीन लें, मूंगफली वगैरह खाएं, रेवड़ी वगैरह खा लें और उसके साथ में चना खा सकते हैं, चना गुड़ खा सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, वसा कम हो और उसमें जंक फूड ना हो, ये बहुत आवश्यक है। छाती में दर्द हो तो आप कभी भी इस गलतफहमी में ना रहें, गैस बनी है या ऐसी एसिडिटी हुई है। इस समय आप हमेशा छाती में दर्द होने पर हमेशा डॉक्टर के पास ईसीजी करवाएं। आवश्यक नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, सरकारी में करवाएं, किसी से भी अपना ईसीजी जरूर करवा लें और उस ईसीजी के ऊपर बहुत कुछ पता चल जाता है। और उसके बाद में कोई सिम्टम हो, पेशेंट आता हो, घबराहट होती हो, उल्टी जैसे आती हो, मान के चलिए आपके हार्ट के अंदर कुछ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अति आवश्यक है कि आप इसको बहुत लाइटली ना लें। उत्तर भारत के पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में बुरी तरह से पड़ रहा है। शीतलहर का असर जनजीवन के अलावा दुधारू पशुओं और फसलों पर भी देखने को मिला है। स्थानीय निवासियों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि शीतलहर के कारण दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता कम हो गई है। वहीं गेहूं और सरसों के पत्तों के पीले पड़ जाने के कारण पौधों की ग्रोथ रुक गई है, जिसके कारण भारी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते लोगों का कहना है कि शीतलहर का असर फसलों पर हो रहे नुकसान से देखा जा सकता है। गेहूं और सरसों के पत्ते शीतलहर के कारण पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। किसानों को इसके चलते भारी नुकसान की संभावना बन रही है। किसानों और पशुपालकों का कहना है कि शीतलहर का असर उनकी दिनचर्या पर बुरी तरह से पड़ रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने व खेती का काम करने में परेशानी हो रही है। दुधारू पशु की दूध देने की क्षमता भी कम हो गई है। उनका कहना है कि घनी ठंड के चलते इसका असर बच्चों व बुजुर्गों पर भी पड़ रहा है। घनी धुंध के चलते सड़क पर चलने वाले वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी धुंध के समय वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर और लाइट जलाकर चलने का सुझाव दिया है, ताकि दूर से वाहनों के आने की सूचना मिल सके। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जब आवश्यक हो तभी घर से निकले, अनावश्यक रूप से सर्दी में इधर उधर न जाएं और बुजुर्ग व बच्चों को ठंड से बचा कर रखें। खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान है, और ये धुंध पड़ रही है, जो पाला पड़ता है, इसको खेत में नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। पशु दूध से भी घट गए हैं और इसका फायदा जो है वो कम है और नुकसान ज्यादा है। इनका जी गेहूं और जौ में तो फायदा है, सरसों है उसमें फल पर आई हुई है, उसमें पानी हो जाता है, फली में दाना पकाई में नहीं आता और इसका नुकसान है। मेरा नाम भागीरथ है, मैं हूँ किसान। ये धुंध पड़ रही है, इसका नुकसान ज्यादा फायदा कम है। सरसों में भी नुकसान होने के आकार हैं। गेहूं फायदा खाली नुकसान जी तो जिस तरह 2-4 दिन से देख रहे हैं हम, जैसे शहरों में या गांव में बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं। जैसे स्कूल की बसों का भी हुआ था, पिछले वीक में हुआ था, तो इसको लेके हुए बहुत गंभीर समस्या है जी। धुंध इसके सरसों में बहुत कोहरे से नुकसान हो रहा है। कच्ची फलियां में पानी बन रहा है, बर्फ पड़ रही है, एक किस्म की कोहरा नहीं बर्फ है, या हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। बहुत भारी नुकसान हो रहा है किसान की तरफ, सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये धुंध बहुत ही खतरनाक है अब तो, क्यों सर्दी का टाइम जा रहा है और सकरात नजदीक आ रही है। सकरात के बाद तो सर्दी बहुत कम होती है, लेकिन जो अभी ये धुंध पड़ रही है इससे सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान है। ये एक किस्म से सूखा साडा है। वार्ड नंबर 16 हनुमान ढाणी के निवासी मौसम की दोहरी मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते वार्ड में लंबे समय से पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ इस समस्या को हल न करने को लेकर अपना रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते उन्हें दैनिक जीवन में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं पार्षद अनिल चौहान ने वार्ड नंबर 16 के नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल संकट हल करने का आश्वासन दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण उन्हें दैनिक कार्यों के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि सर्दी के इस मौसम में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है तो आने वाले भीषण गर्मी में पैदा होने वाली भयावह स्थिति का अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। क्षेत्रवासी
बंटी और पुष्पा ने बताया कि हनुमान ढाणी में जलापूर्ति का कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में मुश्किल से 1 दिन पानी आता है, उसके बाद अगले 7 दिनों तक नलों में सूखा पड़ा रहता है। सरकारी सप्लाई न होने के कारण मजबूरी में महंगे दामों पर निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खाना बनाने, नहाने और साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के बुनियादी काम पानी के अभाव में ठंडे पड़े हैं। वहीं इस बारे में पार्षद अनिल चौहान ने कहा कि हनुमान ढाणी की जनता को प्यासा नहीं रहने दिया जाएगा। वे अधिकारियों से इस विषय में कड़ा संज्ञान लेने की मांग करेंगे। यदि प्रशासन ने जल्द सुधार नहीं किया तो जनता के हक के लिए वो संघर्ष की राह अपनाएंगे। मेरा नाम पुष्पा देवी, मैं हनुमान ढाणी से बोल रही हूँ। हमारे 16 नंबर वार्ड से नंबर गली 2। हमारे यहाँ पानी की गर्मी में बहुत समस्या रहती है जी। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता, 8-9 दिन तक पानी नहीं आता है। पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है, गंदा पानी भी आ जाता है, कभी आता है तो 8 दिन से 10 दिन से आते हैं तब। और हमारे बहुत ज्यादा समस्या, हमारे पानी की दिक्कत ज्यादा है। पानी की समस्या हल करो हमारी। दिन से लगता है लेकिन 2-3 दिन बीच में गैप मार जाता है जी। हमारे पानी की बहुत समस्या है जी। हम इसलिए सारा ना सिविल खुलवाया सबने, गली के अंदर बहुत ज्यादा खुदवा लिया अब की बार हमने। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कभी 6 बजे आता है, कभी 4 बजे आ जाता है, कभी 3 बजे आता है, कभी 12 बजे। लेडीज उसी काम के ऊपर बैठी रहती है, पानी कब आएगा कब आएगा। बंटी नाम है जी मेरा, हनुमान ढाणी से हूँ मैं। हमारे पानी की समस्या है। पानी की समस्या इसलिए 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता, कई बार तो 1 हफ्ता पानी नहीं आता। और जब जाते हैं यहाँ पे वाटर वर्क्स में जाते हैं तो बोलते हैं पानी अभी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। फिर एक बंदा और जाता है, वो भी कोई समस्या नहीं सुन रहे। पर प्रशासन को इसकी समस्या का हल करना चाहिए। और एक ही मोटर लगी हुई है उसमें, फिर भी हमें अंदर भी नहीं जाने देते। भाई हम चला देंगे, पानी चला देंगे, कोई मौजूद भी नहीं रहता। कई बार तो वहाँ पे हम जाते हैं तो कई बार गुहार लगा चुके हैं। ये मेरे पास आए हैं, इकट्ठे होकर घर भी आए हैं। मैंने तुरंत SDO से बात की और जेई साहब से भी बात की, लेकिन प्रशासन जो है, विभाग जो है वो सुनना है, कुछ नहीं करवाता। जेई तो इवन ये कहते हैं कि हमारे पास तो ठेकेदार को देने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से दे रहे हैं, हम हमारे तो हाथ खड़े हैं। ठीक है, अब भी मैं 2 दिन पहले ताज जेई से बात की थी मैंने। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, 7 दिन लगातार पानी नहीं आता। विभाग के पास एक मोटर खराब हो जाती है ना तो दूसरी का अल्टरनेट ही नहीं है। 20 बार हम पब्लिक हेल्थ में जाके ये कह चुके हैं कि दूसरी मोटर का विकल्प चुनो आप, एक खराब हो जाती है दूसरी लगाओ, पब्लिक को क्यों परेशान करते हो। लेकिन वो कोई सोल्यूशन करने के लिए तैयार नहीं है। अब भी 400 करोड़ का बजट पास होके आया है पब्लिक हेल्थ के लिए, अब भी कुछ नहीं करेंगे ना तो इनके लिए शर्म की बात है पब्लिक हेल्थ के लिए। मैं तो ये कहूँगा, यहाँ जो पानी की समस्या है, यहाँ सीधी नई लाइन में पानी खूब जाता है, लेकिन पुरानी लाइन में इनके लगातार 7 दिन हो जाते हैं, 8 दिन हो जाते हैं, वहां से मोटर खराब हो जाती है, पानी नहीं आता। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार, संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया अमल में। मनरेगा को खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस का भाजपा पर तीखा प्रहार। भारतीय किसान यूनियन 26 जनवरी को करेगी ट्रैक्टर परेड, बड़े आंदोलन का ऐलान। बीमारियों की रोकथाम है उपचार से बेहतर, कहा डॉक्टर कारण पूनिया। घने कोहरे व शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, फसलों पर पड़ रहा बुरा असर। वार्ड नंबर 16 में गहराया पेयजल संकट, प्रशासन पर अनदेखी का लगा आरोप। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।